नमस्कार 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 दर्शक मित्रों, मैं अजय भट्टाचार्य। कल मैं आपको ऋषिकेश लेके गया था लक्ष्मण झूला पर, और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ हर की पौड़ी हरिद्वार में। और यहाँ से हम आपको समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का 63वां अंक आपके बीच आज लेकर के आए हैं। कैसे हैं दर्शक मित्रों? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया माहौल। आज के हमारे एपिसोड में हम आपके बीच सबसे पहले महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्नवासव दत्ता, जिसका पाठ करेंगे गिरिजेश व्यास जी, और उसके पश्चात डॉक्टर निवेदिता वर्मा आपके बीच लेकर के आएंगी अशोक भौमिकदा की कहानी श्रृंखला, और अंत में निरंजन श्रोत्री भाई आपके बीच युवा कवि को लेकर के आएंगे। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। मैं आमंत्रण देता हूं हरदीप दायले जी को कि वो आए और आज का एपिसोड शुरू करें। हरदीप दायले। समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन के सभी दर्शकों को मेरा यानी हरदीप दायले का एक बार पुनः प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, कल आपने स्वप्नवासव दत्ता के तीसरे भाग में सुना कि कैसे अब नटी को वासव दत्ता की चिंता हो रही है। उसके पिछले एपिसोड में नटी को महाराज की चिंता हो रही थी। ठीक उसी प्रकार से अब उसे वासव दत्ता की चिंता हो रही है, क्योंकि जिस पद्मावती की सेवा में वासव दत्ता जी हैं, उसी पद्मावती जी से अब महाराज का विवाह होने वाला है, यानी उनके पति का विवाह होने वाला है। तो उन पर कैसी गुजर रही होगी। और इसी सोच में वो हैं, मतलब वासव दत्ता जी की, तो वो याद करती हैं कैसे मुझे योगेंद्रायन जी कैसे मुझे ऐसे छोड़ के चले गए हैं, और मैं ये सब कैसे देख रही हूँ। मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर प्रवेश होता है चेटी का। चेटी वहाँ पर आती हैं और माला लेकर के महाराज के लिए चली जाती हैं वहाँ से। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर नाटक के हास्य पात्र विदूषक का प्रवेश हो गया है। विदूषक जिसको चेटी छेड़ती है, और विदूषक को चेटी छेड़ती है भोजन के बहाने। और उसी प्रकार से नाटक में हास्य पैदा हो गया है। और अब नाटक में आगे क्या होगा, उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ रंगकर्मी श्री गिरिजेश व्यास जी को। नमस्कार। भास्कृत नाटक स्वप्न वासव दत्ता के नाट्यालेख का वाचन चल रहा है। पिछले अंक तक की कथा आपने सुन ही ली होगी। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, और ये है अब चौथा अंक। मंच पर वासव दत्ता, पद्मावती और चेटी, इनका प्रवेश होता है। पद्मावती: अरे चेटी, तू वहां क्या करने लगी? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि शेफालिका कली फूल बनी या नहीं। चेटी जो है वो सहसा फूलों को बिखेर कर नाचने गाने लगती है। पहली बार कली शर्माई, भोरा देख सिहर भरमाई, गुपचुप छिप छिप थोड़ा थोड़ा भोरा छूने पर मुस्काई। भोरा उस पर बैठ गया जब कली हिल गई रे, हौले हौले हिलते हिलते कली खिल गई रे। कल तक जो थी सिर्फ कली, मन मौजों में गई छली। बगिया स्वयं लुटकर वह तो अब लो बन गई फूल कली। मत कहना भौरा हर जाई, ये तो करनी की भुगताई। वो दिन हवा हो गए जब पहली बार कली शर्माई। पद्मावती: क्या करती है? फूलों को बिखरा मत। चेटी: फूलों को कहाँ बिखेर रही हूँ, मैं तो जमाई राजा के रास्ते पर पंखुड़ियाँ बिछा रही हूँ। पद्मावती: कुछ फूलों को और पौधों पर बचा कर रख, वे आएंगे तो पौधों को फूलों से घिरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। चेटी कहती है: मालकिन, आज आप स्वामी से अवश्य कहिए कि वे आपको वीणा बजाना सिखाएं। पद्मावती: मैंने आर्यपुत्र से कहा था। फिर क्या कहा उन्होंने? वासव दत्ता पूछती है। कुछ कहा नहीं, बस लंबी सांस खींचकर चुप हो गए। वासव दत्ता: ऐसा क्यों?
पद्मावती, मुझे तो लगा कि उन्हें मेरी बात से वासवदत्ता की याद हो आई और उन्होंने आते आते आंसू रोक लिए। चेटी इस बीच में नेपथ्य की ओर देखकर, मालकिन, स्वामी और आर्य बसंत इधर ही चले आ रहे हैं। तो तीनों पास ही लता मंडप में छिप जाती हैं। वो नाटक के दर्शकों को वो सब दिखाई पड़ रही हैं। विदूषक, आहा, इन गिरे हुए फूलों से उठती हुई गंध से मुझे लड्डू और मोहन भोग की सुगंध आ रही है। इसका यही अर्थ है कि तुम्हारा पेट अब ठीक है, उदयन कहते हैं। विदूषक, बस मित्र, तुम में यही बुराई है। ठीक ऐसे समय तुमने मेरे पापी पेट की याद दिला दी जब इन फूलों से मैं अपना मन बहलाना चाहता था। यहाँ वो फ्रीज हो जाते हैं और लता मंडप की आड़ में बैठी हुई तीनों की बातचीत सुनाई पड़ती है दर्शकों को। पद्मावती, कितना अच्छा हुआ कि ठीक समय पर हम लता मंडप की ओट में बैठ गए। सखी वासवदत्ता तो पर पुरुष को अपना चेहरा दिखाने से बचती हैं। वासवदत्ता स्वयं से बात करते हुए, सच तो यह है कि मेरा मन मेरे वश में ही नहीं है। मैं अपने प्राण प्रिय स्वामी को इतने निकट से देख रही हूँ। फिर से जो है वो विदूषक और उदयन के संवाद प्रारंभ होते हैं। विदूषक, मित्र, मैं समझ गया। क्या समझ गए? अभी अभी यहाँ एक हिरनी आई थी। अच्छा, फिर? उस हिरनी को खूब खुजली चली होगी। उसके बाद उस हिरनी ने अपनी पीठ इस शेफालिका लता से खूब जोरों से रगड़ी होगी। तो क्या बस उसी रगड़ रगड़ से इतने सारे पुष्प यहाँ गिर गए। वाह वाह मित्र, क्या दूर की कौड़ी लाए हो। अरे मूर्ख, क्या ये नहीं हो सकता कि देवी पद्मावती यहाँ आई हो और उनकी चेटी ने उनके लिए फूल चुने हो? विदूषक, बहुत सही। जिस समय चेटी देवी पद्मावती के लिए फूल चुन रही थी, उसी समय एक शेर आ गया उस हिरनी का पीछा करता हुआ। उदयन, शेर आया था नहीं मित्र, शेर आया है, परंतु शेर के आगे हिरनी नहीं, उस शेर के आगे एक गधा खड़ा है। अरे बाप रे, शेर कहाँ है? शेर तो मैं हूँ, महाराजा उदयन कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? चलो चलो, तुमको शेर मान लेते हैं, परंतु ये तो बतलाओ मित्र कि वो गधा कहाँ है? बोलो बोलो, फंस गए ना अपनी ही बातों के जाल में। हाँ, बोलो बोलो, वो गधा कहाँ है? गया कहाँ? वो गधा तो यहीं है, उदयन कहते हैं। विदूषक इधर उधर नजरें दौड़ाता है, कहाँ है? मुझे तो दिखता ही नहीं है। उदयन, अरे दर्पण में अपना मुंह देख ले, गधा दिख जाएगा। विदूषक सोच में पड़ जाते हैं। दर्पण में? परंतु मित्र, दर्पण में तो मेरा मुंह दिखेगा। उदयन, वही तो गधा है। चिढ़ जाता है, अब यहीं धरे रहोगे? उदयन, मुझे तो यहाँ पद्मावती की प्रतीक्षा करनी है। विदूषक, तो फिर यहाँ धूप में कैसे बैठें? चलो उस माधवी लता मंडप में बैठते हैं। ठीक है, चलो। उसके बाद फिर से जो है वो पद्मावती, चेटी और वासवदत्ता। पद्मावती, अब क्या करें? ये दोनों तो इसी ओर बढ़े आ रहे हैं। चेटी, आपके पतिदेव के मित्र बसंतक सारी उलझनों की जड़ हैं। ठहरो, मैं उन्हें मजा चखाती हूँ। पद्मावती, क्या करोगी? मैं ये भौरों वाली लता हिला देती हूँ। चेटी जो है लता हिलाती है और भौरे जो है विदूषक पर आक्रमण कर देते हैं। अरे मर गए, ये भौरा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। अरे हुश हुश, चल भाग भाग, हट हट, भाग 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 भाग। वो भौरों से बचता हुआ गिरता पड़ता भागता है। मित्र, मुझे बचाओ, नहीं तो ये भौरा मेरे प्राण ले लेगा। हाय राम, मैं क्या करूं? उदयन, इसीलिए कहता हूं दिन में 2 बार स्नान करो, किंतु तुम हो कि स्नान से कतराते हो। अब संभालो मुसीबत। वो भौरा तुम्हारे पसीने की दुर्गंध से रुष्ट हो गया है, तुम्हें यहां से भगा के ही दम लेगा। मैं इस भौरे को जान से मार डालूंगा। ऐसा मत करना मित्र, भौरी बेहाल हो जाएगी। हुश हुश, भाग। फिर थोड़ा दूर होकर, मित्र, मैं समझ गया, ये भौरी है। मुझ ब्राह्मण को भौरा समझकर मेरी ओर ही लपकी चली आ रही थी। उदयन, चलो अच्छा हुआ, कोई कन्या तो तुम्हारी ओर लपकती नहीं, अब ये भौरी ही सही। ऐसा करो, तुम इस भौरी के अधरों का चुंबन ले लो। फिर से जो है वो चेटी और पद्मावती के संवाद आते हैं। चेटी कहती है, स्वामी तो बड़े रसिक हैं। पद्मावती, चलो अच्छा हुआ इधर नहीं आए। चेटी वासवदत्ता से कहती, अरे आपकी आंखों में तो आंसू हैं। वासवदत्ता, नहीं, भौरे के उड़ने से फूलों की रेणु आंखों में गिर गई, इसलिए आंसू आ गए। फिर से विदूषक, मित्र,
भौरी तो गई और ये जगह भी सोनी है, तो फिर तुमसे एक बात पूछूं? उदयन, पूछो। हृदय पर हाथ रखकर बतलाना, तुम्हें कौन अधिक प्यारी है, तब की वासव दत्ता या अब की पद्मावती? उदयन, ये पूछकर संकट में क्यों डालते हो भाई? संकट काहे का? अरे इनमें से एक मर चुकी है और दूसरी यहाँ है नहीं। उदयन, मैं नहीं बतलाऊंगा, तुम्हारा क्या भरोसा? विदूषक, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लो, जीभ काट लेता हूं। अरे नहीं मित्र, कहने का उत्साह ही नहीं है। अच्छा ऐसा? तो तुम भी फिर सुन लो, यदि नहीं बतलाओगे तुमको यहां से हिलने नहीं दूंगा। क्या करोगे? तुम्हारे आगे लेट जाऊंगा, मैं तुम्हें गोद में उठाकर चल दूंगा। अरे बताओ ना मित्र, क्यों इतना तेल पानी करवा रहे हो? अब कह भी दो ना। उदयन कहते हैं, अच्छा सुनो मित्र, अपने रूप, शील और माधुरी में पद्मावती मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। विदूषक, सच? उदयन, परंतु क्या? परंतु वासव दत्ता से मेरा जो मन अभी तक बंधा है, उसे पद्मावती हटा नहीं पाई है। उधर दृश्य इधर बदलता है, दूसरे मंच के दूसरे कोने पर चेटी, अरे आप तो रोने लगी। वासव दत्ता, सखी, तुम्हारे पति अभी तक अपनी पहली पत्नी को इतना क्यों याद करते हैं? कितनी अच्छी बात है कि आर्यपुत्र अभी तक आर्या को याद करते हैं। तुम्हारा मन कितना उदार है सखी। फिर से वहीं उदयन, अच्छा मित्र, मेरी तो तुमने सुन ली, अब अपनी बतलाओ, तुम्हें कौन अधिक प्रिय है? विदूषक, मुझे तो दोनों ही प्रिय हैं। बकवास मत करो, नहीं तो क्या कर लोगे? तुम भी बलपूर्वक? हाँ बलपूर्वक। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर 7 जन्म में भी नहीं बतलाऊंगा। अरे हे महाब्राह्मण, क्रोध मत करो, मेरी मनुहार है कि प्रसन्नता पूर्वक बतला ही दो। तो फिर सुन लो, श्रीमती पद्मावती सुंदर और अहंकार रहित हैं, बहुत मधुर बोलती हैं, और यह भी अति उत्तम है कि कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरे पीछे पीछे फिरती हैं। आर्य बसंत तक कहाँ चले गए? मैं तो क्या? विदूषक, किंतु? अरे किंतु क्या? किंतु श्रीमती वासव दत्ता की बात ही कुछ और थी। सच तो यह है कि वे मुझे बहुत अधिक अच्छी लगती हैं। बस बसंतक, मैं ये सब देवी वासव दत्ता को बतला दूंगा। विदूषक, अरे तुम्हें से ऐसा क्या हो गया मित्र? अरे किससे बतलाओगे? देवी वासव दत्ता तो मर चुकी हैं। उदयन, तुम सच कह रहे हो? अरे मुझे सहसा क्या हो गया था? कुछ देर के लिए मैं सब कुछ भूल क्यों भूल गया था? वासव दत्ता तो मुझे छोड़कर चली गई हैं। और उदयन विलाप करने लगते हैं। विदूषक, धीरज धरो मित्र, धीरज, उतावले मत बनो, भाग्य को कौन टाल सकता है? उदयन, मित्र, जिस अनुराग की जड़ें जम जाती हैं उसे छोड़ना संभव नहीं होता। पुराना दुख बार बार नया बन जाता है। और उदयन आंसू रोकने के लिए अपना मुंह ढांक लेते हैं। अरे तुम तो रोने लगे मित्र। दूषक कहता है, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। दृश्य फिर इधर आता है, वासव दत्ता भी रोती हुई, मैं जाती हूं, उन्होंने मुंह ढक रखा है, यही अवसर है, उनके अनदेखे निकल जाती हूं। चेटी, तुम उनके पास जाओ और उन्हें संभाल लो। पद्मावती कहती हैं, जैसा तुम कहती हो सखी। वासव दत्ता चली जाती हैं। पद्मावती और चेटी उदयन के पास आते हैं और विदूषक भी जो है कमल के पत्ते में पानी लिए हुए प्रवेश करता है। विदूषक, आश्चर्य, अरे अभी अभी तो मित्र को अकेला छोड़ के गया था, ये धरती फाड़कर देवी पद्मावती कहां से प्रकट हो गई? चेटी विदूषक के हाथों की तरफ देखकर, ये क्या है? ये आर्य बसंतक, आप ये क्या कर रहे हैं? उलझन क्यों पैदा कर रहे हैं? अरे समझाता हूं, ये है और वो वह है, क्योंकि यदि ये वो होता तो वो ना होता, और वो यदि ये होता तो ये ना होता, क्योंकि अरे ये वह है, वो वह है, क्या लगा रखा है? अरे नहीं बाबा, ये है और वो है। पद्मावती, आर्य बसंतक, ये और वो का चक्कर छोड़िए, चेटी ना समझ है और आप अपना अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। उदयन की तरफ इशारा करके कहती हैं, आप तो इतना बतला दीजिए कि स्वामी को क्या हुआ है। उदयन, देवी तुम व्याकुल मत हो, बात यह है कि हवा से फूल की रेणु मेरी आंखों में गिर गई है, उसी से आंसू निकल आए हैं। चेटी, अद्भुत संयोग है,
इधर भी फूल की रेणु से आंसू और उधर भी फूल की रेणु से आंसू। अंतर इतना है कि इधर रेणु के गिरने का कारण हवा है और उधर रेणु के गिरने का कारण भंवरा है। विदूषक, भंवरा नहीं, भौरी। उदयन, तुम्हारे असमय की हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती मित्र। विदूषक, अरे उस भौरी को हंसी कहते हो? अरे बाप रे। चेटी, आपने कैसे जाना कि वो भौरा नहीं भौरी है? विदूषक, बता दूं? चेटी, बताइए ना। चेटी से कहते हैं विदूषक, क्योंकि वो भौरी तुम हो। धत, लाज नहीं आती? आती तो है मगर आकर चली जाती है। लो मित्र, मुंह धो लो और अब उठो। आज दोपहर में महाराजा मगधराज तुमको साथ लेकर मित्रों से मिलवाना चाहते हैं। पद्मावती कहती हैं कि लाइए पानी मुझे दीजिए। और यहीं पर यह अंक समाप्त होता है। दोस्तों, अशोक भौमिकदा की जो कहानी श्रृंखला है उसको हम आपके बीच लेकर के आए हैं और आप लोगों ने उसको बहुत सराहा है। मैं आज फिर आमंत्रण देता हूं डॉक्टर निवेदिता वर्मा जी को कि वो आए और अशोक दा की जो कहानी श्रृंखला है उसको आपके साथ आज फिर शेयर करें, आपके बीच लेकर के आए। नमस्कार, मैं निवेदिता वर्मा आज आपके समक्ष अशोक भौमिक जी की कहानी किस्सा गो का दूसरा और अंतिम भाग लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जॉनी ने कौन सी एक नई कहानी गढ़ के और साथ बैठे लोगों को कैसे प्रभावित किया। जापान में लंबे समय से रिसर्च चल रहा था, ऐसे जॉनी ने कहा, कि किस प्रकार की खेती में किसानों के मेहनत को कम किया जाए। खेती में पुराने ढंग से बुआई के समय किसानों के मेहनत के साथ साथ बीज की भी बर्बादी ना हो, जो कि बीज बहुत बर्बाद होता था, ऐसा जॉनी ने कहा। उन्हीं सबको ध्यान में रखकर खेती में बुआई करने के एक नए नायाब उपाय पर जापान में बहुत बड़ा काम हुआ है। वहां ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों से खेत की बुआई के पहले तैयार कर ली जाती है और खेत कोई 1 या 2 बीघा के होते नहीं हैं, मीलों लंबे, मीलों चौड़े खेत होते हैं। जॉनी ने अपनी बात किसानों को लेकर शुरू की थी और साथ में बैठे मुसाफिरों का रिश्ता सीधे हो या आड़े, किसी न किसी तरह से किसानी से तो जुड़ा ही हुआ था। उनमें जॉनी ने कुछ नया सुनने जानने की दिलचस्पी दिखने लगी। ट्रेन के डब्बे में जो ऊब और सुस्ती फैली थी उसमें फर्क तो साफ नजर आ रहा था। एक ने पूछा, क्यों भाई साहब, गेहूं की बुआई के लिए जापान ने कोई नई मशीन ईजाद की है क्या? अरे मशीन नहीं, पूरी क्रांति कर डाली है। इन जापानियों ने पूरी क्रांति कर डाली है। वे आसमान से खेती में बुआई करने का काम कर रहे हैं। क्या? आए? आसमान से बुआई? ये कैसे हो सकता है? एक मुसाफिर ने जॉनी की बात पर शायद यकीन नहीं हो रहा था। जी हाँ साहब, आसमान से। जापान ने हवाई जहाज से बुआई करने के तरीके इजाद कर लिए हैं। इतना कहकर जॉनी मुझे विस्तार से कृषि में इस क्रांति के बारे में पूरी गंभीरता के साथ बताने लगा, पर मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। छोटे से खास किस्म के कैप्सूल में 2-3 बीज रासायनिक खाद के बुरादे के साथ भर दिए जाते हैं। इसे जापान में सारकान या सीड बुलेट्स कहा जाता है। ऐसे लाखों सारकान कैप्सूलों को हवाई जहाज से आसमान से जमीन की ओर गोली की तरह बौछार करते हुए छिड़का जाता है। पर जनाब, क्या ऐसे कैप्सूल जमीन से टकराते ही फट नहीं जाते होंगे? एक अक्लमंद नुमा आदमी ने पूछा। आप क्या समझे कि वह कैप्सूल कोई दवा के कैप्सूल है, जैसे आम कैप्सूल होती है? आम कैप्सूल होती है कि नहीं होती? नहीं, वह एक ऐसे खास जिलेटिन में बनी होती है कि सूखी जमीन में 3 इंच तक आसानी से न केवल धंस जाती है
बल्कि बगैर पानी के महीनों महीनों अपने अंदर रखे बीज को सुरक्षित भी रखती है। पानी लगते ही कैप्सूल की बाहरी खोल अंडे जैसी फूट जाती है और बीज नमी और खाद पाकर बीज का अंकुरण होता है। इतना कहकर जॉनी ने सबकी बोलती बंद कर दी। हमारे आसपास बैठे लोग जब जापान के आसमान पर कल्पना की उड़ान भरने लग गए थे, मुझे उनकी आंखों में जॉनी के ज्ञान के प्रति असीम श्रद्धा दिख रही थी। हाँ, एक दिन में आसानी से 150 एकड़ में बुआई तो हो ही जाती हो। एक ने पूछा। क्या खूबसूरत नजारा होता है वह, जब हवाई जहाज से ओलों की तरह, बारिश की तरह आसमान से जमीन पर बीज वाले कैप्सूलों की तेज बौछार होती है। मैं जॉनी की बातों को सुनते सुनते न जाने कैसे भूल ही गया था कि वह एक शुद्ध कपोल कल्पित कथा बाच रहा था। उस रात महानगरी एक्सप्रेस में देर तक बुआई के इस जापानी तकनीक के बारे में लोग आपस में बात बहस करते रहे, जिससे सफर के सुस्त माहौल में जान सी आ गई। आंखों के सामने बीज वाले कैप्सूलों को और आसमान से हवाई जहाज से उसकी बारिशों को मनु में देख पा रहा था। मेरे और मेरे तमाम दोस्तों ने न जाने ऐसी और कितनी कहानियां सुन रखी थी। जॉनी की कहानियों का सम्मोहन ऐसा था कि हम सब कुछ समझते हुए भी न जाने कैसे उसके फेर में आई जाते थे और उसकी कहानियों को सच मान लेते थे। जॉनी की गैर हाजिरी में भी उसकी कहानियों के नायाब किस्से को सुनाकर हम मस्त हो जाते थे। पर सबसे नायाब कहानी का किस्सा सुधा ने सुनाया। सुधा मतलब जॉनी की पत्नी। शादी के बाद जॉनी अपनी पत्नी सुधा के साथ दिल्ली से चांदगढ़ लौट रहा था। बेचारी सुधा को अपने पति के इस विशेष गुण के बारे में कतई पता नहीं था। ट्रेन के सहयात्रियों में प्रायः दूसरों की बात सुनने की जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी रहती है, और अगर कोई नौजवान जोड़ा सफर कर रहा हो तो उनकी आपसी आत्मीय बातचीत सुनने का आनंद लेना कौन नहीं चाहेगा। सफर शुरू होने के कुछ ही देर बाद जॉनी और सुधा दोनों को महसूस हुआ कि वे जब भी आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं तो आसपास के बड़े लोग अपनी बात रोककर उसे सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉनी का कथावाचक मन इस आतुर श्रोताओं को अपने करीब पाकर खिल उठता है। सुधा, इतनी घबरा क्यों रही हो? कोई हमें यहाँ पहचानता थोड़ी है। जॉनी ने मानो यह बात फुसफुसाकर कहना चाहिए, पर गलती से आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। सुधा और जॉनी के आसपास बैठे मुसाफिरों के कानों तक इस बात को पहुंचते ही उन्हें एक सरस कलंक कथा की आहट सुनाई देने लगी और वे अपना सांस रोककर किस्से के खुलने का इंतजार करने लगे। सुधा शर्मा कर थोड़ी सुकड़ सी गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जॉनी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे तुम्हारा पति जब तक दिल्ली वापस आएगा उसके पहले ही तुम घर पहुंच जाओगी, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। और हाँ, यूं सुकड़ कर मत बैठो, लोग हम पर शक करने लगेंगे। अगल बगल बैठे श्रोतागण जॉनी से इस दर्जे से की रसिक कथा की उम्मीद नहीं कर रहे थे। बहरहाल थोड़ी देर तक ऐसी ही कुछ और रसिक बातों को परोसने के बाद सुधा और जॉनी अपनी अपनी बर्थों पर जाकर सो गए थे। पर उनके सहयात्री देर तक आपस में उनके बारे में चर्चा करते रहे। वो क्या चर्चा थी, सुनिए। क्या जमाना आ गया है, शरीफ से दिखने वाला आदमी दूसरों की बीबी को भगा कर ले आया। किसी ने कहा, लड़की ही कैरेक्टरलेस है, वरना देखो कैसे घुल मिलकर अपने आशिक से बतिया रही थी। किसी का प्रस्ताव था कि अगले स्टेशन पे पुलिस को इसकी खबर कर देनी चाहिए। तो दूसरे ने इसे काटते हुए कहा, सफर में ऐसी गलती कभी नहीं करना। पुलिस के पास एक बार गए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते कमर ढीली हो जाएगी। इसलिए भला इसी में है कि चुपचाप लाइट ऑफ करके मुंह ढांक के सो जाओ। इस महाकथा को सुधा ने न जाने कितनी बार हमें सुनाया था और हर बार हम शर्म से
हर बार वो शर्म से लाल होती रही थी और हम इसका आनंद लेते रहे थे। इसके बाद जॉनी का तबादला अहमदाबाद हो गया था और मेरा भी 2 साल बाद चांदगढ़ से इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया था। जॉनी और चांदगढ़ के दोस्तों को भूलना असंभव था। वे बार बार याद आते रहे और यूं ही एक लंबा वक्त गुजर गया। मैं इलाहाबाद छोड़कर कलकत्ते आ गया था। तभी एक बार अपने ऑफिस के किसी काम से मुझे मुंबई जाना पड़ा। मैं मुंबई से वापसी की फ्लाइट का इंतजार कर रहा था जो काफी लेट थी। मेरे पास समय बिताने के लिए इधर उधर लगे विज्ञापनों को पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं था। सो मैं मजबूरन वही करता रहा और वक्त अपना गुजारता रहा। तभी अचानक मेरी नजर कॉफी शॉप के पास अकेले खड़े जॉनी पर पड़ी। जॉनी बहुत बदल चुका था। उसके सर के बचे हुए बालों में बस कुछ ही बाल काले बचे थे। मुझे पहचानते ही मुझसे बल लिपट गया। क्या हाल है तुम्हारा? कहाँ हो और आजकल क्या कर रहे हो? जैसे सवाल हमने एक दूसरे से पूछे और एक दूसरे को इनके जवाब भी दिए। फिर चलो यार कॉफी पीते हैं कहकर हम कॉफी शॉप की ओर बढ़े। कॉफी शॉप की मेज पड़ी थी और उस पर पहले से ही 5-6 लोग जमे बैठे थे। उसी के किनारे थोड़ी सी जगह बनाकर हम दोनों भी कुर्सी पर बैठ गए और देखते ही देखते चांदगढ़ के सुहाने दिनों की सुनहरी यादों के सफर पर हम चल पड़े। बातों बातों में जब मैंने सुधा के बारे में पूछा तो जॉनी देर तक खामोश बैठा रहा। फिर धीरे धीरे कहा, चांदगढ़ से मेरा ट्रांसफर अहमदाबाद हो गया था, पर अहमदाबाद जाकर पता चला कि सुधा को जीरोडर्मा पिगमेंटोसम है। यह एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसके सिम्टम्स यूं तो बचपन में नहीं दिखते, पर सुधा के केस में यह बाद में दिखा। ये बीमारी हिंदुस्तानियों के मुकाबले जापानियों में 6 गुना ज्यादा होती है। इसमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें रोगियों की चमड़ी पर फफोले पैदा कर देती है। इसका एक इलाज है कि मरीज को धूप से बचाया जाए। सुधा के लिए मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया था कि जिससे सूरज की रोशनी घर के अंदर जरा भी दाखिल ना हो, पर तमाम कोशिशों के बावजूद सुधा को मैं बचा न सका। बहुत पेनफुल एंड था सुधा का। यह कहते हुए जॉनी के चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें उभर आई थी। आसपास बैठे लोग जो कॉफी पी रहे थे शायद जॉनी की बातें सुन रहे थे। वे भी मेरी ही तरह खामोश थे। तभी जॉनी के फ्लाइट का डिपार्चर अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि जॉनी थोड़ी देर तक रुक सकता था, पर अपनी कॉफी को बगैर खत्म किए ही उसने मुझसे सी यू कहकर वह बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ गया था। उसके इस जल्दबाजी में न मैं अपना पता उसे दे पाया और न उससे ही उसका पता ले सका। कॉफी शॉप की कुर्सी पर बैठे उसे तेज कदमों से एयरपोर्ट की भीड़ में गुम होते देख मैं सुधा की बीमारी और मौत के बारे में सोच रहा था। मैंने पहले कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना था। तभी अचानक मुझे जॉनी का जापानी बुआई का किस्सा याद आया। बुआई वह कहानी झूठी थी। उस कहानी में जिस सार्कन का जिक्र उसने किया था वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में शायद है ही नहीं। मुझे लगा कि काश किस्सेबाज जॉनी की सुधा की यह कहानी भी झूठी होती। उसने कहा था जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जापानियों में हमारे मुकाबले 6 गुना ज्यादा पाई जाती है। काश जीरोडर्मा पिगमेंटोसम भी जॉनी का इजाद किया हुआ सार्कन की तरह एक कपोलकल्पित शब्द हो। काश सुधा की कहानी भी मेरे और कॉफी शॉप के दूसरे लोगों के लिए जॉनी की एक और कथा वाचन हुआ होता। जॉनी से फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई। मुझे जॉनी जैसा कथावाचक भी आज तक दूसरा नहीं मिला। नमस्कार। निरंजन भाई, हर की पौड़ी, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आप आज किस युवा कवि को हमारे बीच लेकर के आ रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं आपका। जल्दी आइए और कुछ बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाइए हमें। श्री निरंजन श्रोत्री जी। नमस्कार दोस्तों, समावर्तन के इस दृश्य श्रव्य अंक में आइए आज सुनते हैं युवा कवि
संजीव कौशल से उनकी कविताएं। दोस्तों, अलीगढ़ में जन्मे संजीव कौशल को हमने रेखांकित के 150वें अंक में प्रकाशित किया था सितंबर 2020 में। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी किया है और एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह उनके नाम है उंगलियों में परछाइयाँ। इसके अलावा उन्होंने अनुवाद के महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिसमें ख्वाहिश है नामुमकिन संग्रह एक है जो जर्मन कवियों के अनुवाद का संग्रह है, तो ये काम भी उनका एक महत्वपूर्ण काम है। सम्मान का यहाँ तक सवाल है, मलखान सिंह सिसोदिया साहित्य सम्मान से वे समादृत हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। मित्रों, यदि हम संजीव की कविताएं देखें तो हमें पता चलेगा कि उनमें एक अलग ही तरह का तंज है, एक विट है, एक सटायर है, कटाक्ष है। दरअसल ये उन विसंगतियों का परिणाम होता है जो कई बार हमें एक तरह के खिलंदड़ेपन से भर देती है। संजीव कौशल की कविताएं इसी तरह की कविताएं हैं। कोई आपका देश लेकर भाग गया हो और आपको पता ही नहीं चले, अपनी बेखबरी पर इससे बड़ा कटाक्ष और क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज युवा कवि संजीव कौशल से उनकी कविताएं। नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने कुछ कविताएं रखने जा रहा हूं जो समावर्तन पत्रिका के लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समावर्तन हिंदी के क्षेत्र में बहुत शानदार एक काम कर रहे हैं और इन्होंने तमाम युवा साथियों को, युवा कवियों को जगह दी है। इनके जो संपादक हैं निरंजन श्रोतीय जी, जो मेरे प्रिय कवि भी हैं, उनका बहुत धन्यवाद। तो ये कविताएं मैं पढ़ता हूँ। पहली कविता है ब्रश स्टैंड। लकड़ी के ब्रश स्टैंड में दो टूथब्रश रखे हैं, एक दूसरे से सटे, एक दूसरे को सहारा देते, सांसों की ताजगी से भरे हुए। इतने बड़े घर में यही एक जगह है जहां हम साथ साथ रहते हैं। अगली कविता है जिसका शीर्षक है हुनर। उंगलियों से समेटकर दो बार ऐंठ कर गोल गोल घेरा बना बट लेती है वह बालों का जूड़ा, और उंगली के एक इशारे से पिरो लेती है खुले बालों के सिरे जूड़े के भीतर से। बिना बंधन के रुके रहते हैं वे, बंधे भी और खुले भी, बांधने का यह हुनर कैसे सीखती है स्त्री। ये कविता है जिसका शीर्षक है हालचाल। तुम्हारे मोहल्ले में गया था किसी काम से आज, तुम नहीं दिखीं, तुम्हारे आहते में झूमते नीम दिखे। मुझे देख बाउंड्री पर आ बैठीं कुछ डालियां लचकती हुईं, मैंने उन्हीं से तुम्हारा हालचाल लिया, अपना कहा और नीम के फूलों सा महकता मैं चला आया। ये कविता है जिसका शीर्षक है एडहॉक। जब भी वो बच्चे का ख्वाब देखती, एक अंधेरा घेर लेता उसे, वो तड़पती बेचैन रहती, कैलेंडर में बार बार छुट्टियां ढूंढती और हर बार खुद को कोसती। एक दिन संयोग से जब इकट्ठी मिल गईं 4 छुट्टियां, उसने तुरंत डॉक्टर से बात की, उसकी मजबूरी समझ डॉक्टर ने भी हाँ कह दी और वो एक अंधेरा घेर लेता उसे। वो तड़पती बेचैन रहती, कैलेंडर में बार बार छुट्टियां ढूंढती और हर बार खुद को कोसती। एक दिन संयोग से जब इकट्ठी मिल गईं 4 छुट्टियां, उसने तुरंत डॉक्टर से बात की, उसकी मजबूरी समझ डॉक्टर ने भी हाँ कह दी और वो कॉलेज से सीधे ही हॉस्पिटल दौड़ गई। जानलेवा ऑपरेशन भी उसे एक छोटा सा चीरा लगा,
जब एक बड़ी सी मुस्कान काढ़े उसका बच्चा उसकी गोद में आ गया। ऑपरेशन ज़रूरी था? नहीं। फिर क्यों लिया इतना रिस्क? छुट्टियां नहीं थीं, आप तो जानते हैं हमारी हालत। लोग ताक में रहते हैं कि कब कोई एडहॉक प्रेगनेंसी के फंदे में फंसे और वे धर लें उसकी नौकरी, छुपा दें उसे मुट्ठी में किसी अपने, किसी नाते रिश्तेदार की। वो रिस्क नहीं ले सकती थी, कदम कदम पर टीस पीती, ठीक होने का खेल करती। 5वें दिन ही वो पहुंच गई कॉलेज, बिना सोचे कि क्या करेगी। खड़ी तक तो हो नहीं पा रही थी, कैसे लेगी क्लास, कैसे बोलेगी। एक ये कविता है, शीर्षक है आग। तारे हैं तो कितनी सुंदर है रात, तारे हैं तो कितनी सुंदर है रात, जैसे जुगनुओं भरी हो टोकरी और उड़ेल दे कोई आसमां के चेहरे पे उसे। दूर से कितनी सुंदर नज़र आती हैं चमकती जलती हुई चीज़ें, जब तक हम तक नहीं पहुंचती सुंदर लगती है आग। ये कविता है, इसका शीर्षक है रंग। बात करते करते अचानक उसने कहा, बात करते करते अचानक उसने कहा, मेरा पूर्व पति भी ऐसा ही था, उसे भी किताबों में रहना पसंद था। वह कविताओं को फूलों की तरह सूंघता था। यह कहते कहते वह जाने किस महक में खो गई, उसकी आवाज़ जैसे नशे के एक भंवर में डूब गई। दूर होकर भी कितना कुछ बच जाता है, कितना भी घिसो आँखों में कुछ रंग रह जाता है। शुक्रिया साथियों, उम्मीद है कि आपको ये कविताएं पसंद आएंगी। हर हर गंगे, हर की पौड़ी में गंगा माँ का स्नान। और आज का जो हमारा 63वां एपिसोड है, इसको मैं यहाँ पे अंत कर रहा हूँ, इसको पूरा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अब आपने ज़रूर समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए। साथ साथ आप इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ सुनना है, तो पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com, ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो हम आपके साथ में है ही, तो इंतज़ार किस बात का है दोस्तों? जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ, हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप मेरा इंतज़ार करिएगा। अगले सप्ताह कुछ नया लेकर के ज़रूर आऊँगा आपके बीच में। आज यहीं तक, नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।